हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 1 में हम लोगों ने इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है हमारे सोसाइटी पे अलग अलग वर्गों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से भारत में मुद्रास्फीति को एक साथ मिल करके कर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का डिस्कस हो चुका है और अब एक मेजर पार्ट जो बचा था वो था इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन यानी मुद्रास्फीति की गणना। तो कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति की गणना कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट फार्मूला भी लिखते हैं जिससे हम लोग वार्षिक यानी कि एनुअल आधार पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। और ये कुछ और नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए कि ये मुद्रास्फीति को निकालने का एक प्रतिशत फार्मूला है। जैसे अगर हमको इन्फ्लेशन निकालना होगा अगर, तो हम लोग लिखेंगे इन्फ्लेशन परसेंटेज इक्वल्स टू, हमें करेंट ईयर की प्राइस चाहिए होता है, इसके अलावा हमें बेस ईयर की प्राइस चाहिए होगा और फिर हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर प्राइस से इनटू 100% और इससे हम लोग निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन का प्रतिशत चेंज, जहां पर CYP का मतलब होगा करेंट ईयर प्राइस यानी कि चालू वर्ष की कीमत। और अगर हम बात करें BYP के बारे में तो हम इसको आधार वर्ष की कीमत कहते हैं यानी कि बेस ईयर प्राइस कहते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लें, अगर हमें किसी वस्तु की कीमत के बारे में पता हो, जैसे मान लीजिए कोई एक आर्टिकल 1 है और उसकी कीमत पहले 10 रुपये हुआ करती थी और अभी इसकी कीमत बढ़ करके 10 से बढ़कर 13 रुपया हो गया। तो ये जो 10 रुपये एक वर्ष पूर्व की कीमत है, एक वर्ष पूर्व की कीमत है, तो इसको हम लोग, इस कीमत को ही हम लोग आधार वर्ष की कीमत मान लेते हैं। और जो अभी वर्तमान में इस वस्तु की कीमत है उसको हम लोग वर्तमान वर्ष की कीमत के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं। अब अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो करेंट ईयर में हम लोग को 13 रखना है, 10 जो है आपका आधार वर्ष होगा, 13 - 10 3/10 यानी कि बेस ईयर कितना होगा 10 इंटू अगर 100% कर दें तो आई थिंक हम लोग का जो प्रतिशत चेंज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 13 - 10 अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये आपका निकल जाएगा 30%। कितना परसेंट निकलेगा, 30%। तो ये जो 30% इन्फ्लेशन है, ये 30% अब आपको ये देखना है कि इन्फ्लेशन के किस स्टेज में आएगा। इन्फ्लेशन के स्टेज की बात करें तो इन्फ्लेशन क्रीपिंग में होगा, वॉकिंग में होगा, रनिंग में होगा, गैलोपिंग और हाइपर में होगा। तो आई थिंक आप ये देख सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन का स्टेज है वह गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन के स्टेज में आएगा, यानी कि यह उछलती एवं कूदती हुई मुद्रास्फीति के टर्म में आएगा। जो कि हम लोगों ने इन्फ्लेशन का स्टेज इसके पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। 4 स्टेज हैं, क्रीपिंग का स्टेज, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। क्रीपिंग में इन्फ्लेशन का स्टेज 0 से 3% था, वॉकिंग में 3 से 10% था, रनिंग में 10 से 20% था और वहीं पर अगर बात करें गैलोपिंग और हाइपर में तो 20% से अबव था। तो ये इन्फ्लेशन का स्टेज गैलोपिंग इन्फ्लेशन के स्टेज में आएगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना होगा तो बेसिकली मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको 2 वर्षों की कीमत आपको चाहिए होगी। एक वर्तमान वर्ष की कीमत चाहिए होगी और एक उस वर्ष की कीमत चाहिए होगी जिस वर्ष से आप तुलना करना चाहते हैं। तो आप दरअसल इन्फ्लेशन में जो चेंज होता है वो वार्षिक रूप से देखा जाता है, तो आपको एक वर्तमान वर्ष की कीमत लेना है और उतनी ही वस्तु या उसी वस्तु की कीमत को आप पिछले वर्ष की कीमत से आपको तुलना करना होगा। और जो ये प्रतिशत चेंज निकलेगा, ये प्रतिशत चेंज दरअसल अर्थव्यवस्था में महंगाई को बताने वाला ये परिवर्तन होगा या ये आंकड़ा होगा। तो अगर हम बात करें इस आधार पर हमारे देश में जो महंगाई का कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन 2 आधार पर होगा, यानी कैलकुलेशन के 2 सूचकांक मुख्य रूप से भारत में बनते हैं। इसमें जो पहला सूचकांक है इसको हम लोग कहते हैं WPI, जिसे हम लोग थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जानते हैं। और इसका जो दूसरा सूचकांक है इसे हम कहते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जानते हैं। अब जैसे प्रश्न ये उठेगा कि इन 2 अलग अलग सूचकांकों की जरूरत क्यों, तो दरअसल इन 2 अलग अलग सूचकांकों की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से भारत में
महंगाई की गणना करते हैं या मुद्रास्फीति को या कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक के नाम से ही लग रहा है कि ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, इसकी गणना किस मूल्य पर हो रही है? थोक मूल्य पर हो रही है, होलसेल प्राइस पर हो रही है। और होलसेल आपको पता होगा, होलसेल प्राइस वह प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह होलसेल प्राइस होता है। जैसे अगर हमको एक पेन खरीदनी है और हम रिटेलर के पास जाकर अपनी नज़दीकी किसी दुकान से जाकर जब ये पेन एक मात्रा यानी एक यूनिट खरीदते हैं तो यह कीमत हमको या ये वस्तु जिस कीमत पर हमको मिलता है उसको रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस कहते हैं। लेकिन जब यही पेन हमको एक क्लस्टर में, एक बड़े पार्ट में या एक बड़ी मात्रा में खरीदना होता है तो हम इसी पेन को हम लोग थोक मूल्य पर जो है थोक मूल्य पर खरीद पाते हैं या थोक मूल्य पर हमें ये वस्तु मिल जाती है। तो हमारे देश में जो महंगाई का सूचकांक है मुख्य रूप से दो स्तर पर निकाला जाता है, एक थोक मूल्य पर और दूसरा रिटेल प्राइस पर। वर्तमान में महंगाई के कौन से सूचकांक पर देश में आरबीआई या भारत सरकार नीतियां तय करती है या पॉलिसी बनाती है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अलग अलग इन सूचकांकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक भारत में 2014 के पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ये दशकों से गणना हमारे देश में थोक मूल्य सूचकांक पर ही होती आई, लेकिन 2014 के बाद से हमारे देश में जो मुख्य सूचकांक बन चुका है वो अब कौन सा बन चुका है? सीपीआई बन चुका है। और ये किसके रिकमेंडेशन पर? तो गवर्नर यानी पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की समिति के सुझावों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक को हटा करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भारत में महंगाई की गणना या महंगाई को मापने का या मुद्रास्फीति को मेजर करने का प्रमुख सूचकांक बना दिया गया है। इन दोनों में क्या अंतर होगा ये हम लोग तब बेहतर समझ पाएंगे जब हम इन दोनों के फीचर्स को बहुत ठीक से जो है वह क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे थोक मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक कैसे निकाला जाएगा या इसमें क्या हमको जो है इनपुट चाहिए होगा इस सूचकांक को निकालने के लिए। तो WPI के अंतर्गत वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। एक बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये तो इसके नाम में ही है, थोक मूल्य पर नापा जाना। इसके आंकड़े वर्तमान में प्रत्येक माह में एक बार जारी होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थोक मूल्य के सूचकांक कब जारी किए जाते हैं या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब जारी किया जाता है। तो इसके जो सूचकांक है वो मंथली आते हैं यानी प्रत्येक माह के आते हैं। और मंथली का मतलब ये होगा कि जैसे कि अगर हमें अभी आपका मई मंथ चल रहा है, अभी अप्रैल जो आपका माह था यानी अप्रैल जो मंथ था, इस अप्रैल मंथ में जो सूचकांक आया है वो मार्च का आया है। किसका सूचकांक आया है? मार्च का सूचकांक अप्रैल में, अप्रैल का सूचकांक मई में, मई का सूचकांक जून में। और इसका जो कंपैरिजन होता है वो बैक यानी पिछले मंथ से नहीं होता है। इसका जो कंपैरिजन होता है ये कंपैरिजन सेम मंथ का सेम ईयर से पिछले साल का सेम मंथ से होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, तो मार्च का सूचकांक आया है अभी, तो मार्च जो है 2023 आपका है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मार्च से ही कंपैरिजन करेंगे हम लोग। लेकिन मार्च में कंपैरिजन कौन से वर्ष से करेंगे? तो 2022 से, यानी मार्च 2022 से कंपैरिजन करके मार्च 2023 में डेटा आएगा। और बात करें अगर अप्रैल की बात करेगा तो अप्रैल 2023 का जो सूचकांक होगा वो अप्रैल 2022 के आधार पर बनेगा। यानी कि मई अगर बात करें तो मई 2022 का जो सूचकांक, जो 2023 का सूचकांक होगा वह मई 2022 मंथ की कीमतों से तुलना करके इस प्रकार से बनाया जाता है। यानी सेम मंथ का इस वर्ष से पिछले वर्ष का सेम मंथ से कंपैरिजन करते हैं। और इसका रीजन भी ये है कि जब हम थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए जिस बास्केट का हम प्रयोग करते हैं उस बास्केट में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्लास के पहले ही टर्म में डिस्कस किया था। इसमें एक भाग होता है प्राइमरी गुड्स, दूसरा मैन्युफैक्चर और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ईंधन एवं ऊर्जा उत्पाद। यानी कि दूसरी विनिर्मित वस्तु है, पहली प्राथमिक वस्तु है और तीसरा जो है ऊर्जा एवं ईंधन से संबंधित। तो हालांकि बात करें अगर प्राथमिक वस्तु की बात करें जिसमें प्राकृतिक उत्पादों की बात की जाती है, जिसमें सब्जियां भी आती हैं, अनाज भी आते हैं, तो इनका जो मूल्य होता है वह सीजन टू सीजन यानी कि हर महीने बदलता रहता है। कभी किसी सब्जी का सीजन आया तो सस्ता होगा, सीजन जा रहा है तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो दरअसल अगर हम किसी भी गुड्स, ऐसी वस्तु जिसकी कीमत में मासिक यानी कि हर माह में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसका चेंज जो है सेम माह का पिछले साल के उसी माह से तुलना करेंगे तो हम डेटा ज़्यादा बेहतर जो है क्रिस्टल क्लियर हम निकाल सकते हैं या पारदर्शी डेटा ज़्यादा अच्छा निकाल पाएंगे हम।
तो जो है हर माह ये प्रत्येक माह पर ये आंकड़े जो है थोक मूल्य सूचकांक के जारी होते हैं। इसका जो आंकड़ा होता है वो वाणिज्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और WPI के इतना ज़्यादा प्रचलित होने का रीज़न ये था, यानी दशकों से हमारे देश में WPI के आंकड़े पर भारत में महंगाई का आंकड़ा निकाला जा रहा है। और इन आंकड़ों की खास बात ये रही है कि ये दरअसल थोक बाजार के स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं और थोक बाजार के स्तर में जो कीमतें होती हैं वो पूरे देश में समानता के रूप में देखी जाए, यानी पूरे देश में समान पाई जाती हैं लगभग। जैसे कि मैं एक छोटा दुकानदार हूं, एक दूसरा व्यक्ति है बड़ा दुकानदार है, हम दोनों लोग जब होलसेल पर सामान खरीदने जाते हैं तो भले से हम जो है 20 यूनिट खरीद रहे हैं और सामने वाला 100 यूनिट खरीद रहा है, हम दोनों को जो है जो मैन्युफैक्चरर होगा वो सेम रेट पर देगा। तो उस कीमत पर पूरे भारत में चूंकि यूनिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है, तो इस कीमत पर मुद्रास्फीति जो हम मेजर करेंगे उसमें भी पूरे भारत में समानता देखी जाएगी। हालांकि जो WPI की जब हम गणना करते हैं तो इस गणना के अंतर्गत केवल और केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसकी गणना में दरअसल सेवाएं शामिल नहीं है, यानी कि सर्विसेज को हम शामिल नहीं करते हैं। थोक मूल्य स्तर पर अगर हम महंगाई की गणना की बात करें तो इसका एक बेस ईयर भी होगा, यानी एक आधार वर्ष भी है। और ये आधार वर्ष कितना है? वर्तमान में इसका आधार वर्ष है 2011 से 12, यानी कि बेस ईयर पहले इसका 11-12 बेस ईयर नहीं था, पहले 2004-5 इसका बेस ईयर था। ये जो बेस ईयर है जब एक बार चेंज होता है तो 5 साल के अंदर इसको नहीं चेंज किया जा सकता है, लेकिन 10 वर्ष के भीतर इस बेस ईयर को चेंज करना जरूरी है, यानी कि 10 वर्ष के अंदर जो है इसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया ही जाता है या इसका बदलाव किया जाता है। 2004-5 जब इसका बेस ईयर था तो इसमें टोटल 676 यानी कि 676 वस्तुएं हुई, लेकिन जब बेस ईयर बदला तो एक नए संशोधन के अनुसार वर्तमान में 697 वस्तुओं को WPI के बास्केट में रखा गया है। यानी अगर हम बात करें तो यह थोक मूल्य सूचकांक की टोकरी है जिसमें 2011 के बेस ईयर के आधार पर एक नए संशोधन के अनुसार 697 वस्तुओं को रखा गया है। और इन वस्तुओं के मूल्य में जो फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन को ही हम इन्फ्लेशन के रूप में थोक मूल्य सूचकांक के स्तर पर मापने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इन 697 वस्तुओं की कीमत अगर हम वर्तमान वर्ष में निकाल रहे हैं 100 रुपए है, और एक वर्ष के बाद अगर इनकी कीमतों में 10 रुपए की वृद्धि हो जा रही है, 110 रुपए, तो हम प्रतिशत चेंज वाले फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो पाएंगे कि 10% हमको इन्फ्लेशन का रेट इस बास्केट में मिल रहा है। तो इस बास्केट में जितने भी सामान शामिल हैं, इन समग्र वस्तुओं के मूल्य में जो एवरेज चेंज देखने को मिलेगा यह दरअसल थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको ये थोक मूल्य सूचकांक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। तो थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं हैं। हमने एक बास्केट बनाया, इस बास्केट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राथमिक वस्तुएं, है ना। इन प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत 117 वस्तुएं शामिल हैं। बात करें हम लोग विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत हम लोग 564 आर्टिकल्स को हम शामिल करते हैं। और बात करें अगर ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित तो इसके अंतर्गत हम लोग टोटल 16 आर्टिकल्स को हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक वस्तुओं में तो प्राथमिक वस्तुओं में अनाज, फल, सब्जियां, कपास, जूट, चाय इत्यादि को रखा जाता है, जिनको हम प्राकृतिक रूप से हम जो है तैयार करते हैं। इसके अलावा अगर हम विनिर्मित वस्तुओं की बात करें तो धातु, रसायन यानी केमिकल्स हो गए, टीवी, फ्रिज, जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होंगी, है ना, उनको हम जो है विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा ईंधन, ऊर्जा वाले जितने भी वस्तुएं हैं उनको हम लोग 16 की संख्या में इसकी बास्केट के तीसरे भाग में हम इसे रखते हैं। अब इस पूरे बास्केट में हमने आपको बताया था कि इस पूरे बास्केट में जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की कीमतों में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, कुछ वस्तुओं की कीमतें घटती हैं। और इस खींचतान को हमने आपको एक पहले ही बताया था, इस खींचतान को दरअसल स्क्यूफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस खींचतान को हम लोग स्क्यूफ्लेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर इस बास्केट में कीमतों में घटने का ट्रेंड हो तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, जो एक अलग टर्म में मुद्रा अस्फीति कहेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गया है। WPI के बास्केट में कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाता है, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ वस्तुओं का नीचे आ जाता है, और इसके जो है खींचतान को हम लोग स्क्यूफ्लेशन के नाम से जानते हैं। WPI की गणना में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है।
और इस 2011-12 आधार वर्ष की जो तुलना है वो दरअसल जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे तो मंथली कैलकुलेट करेंगे, और मंथली में हम जब भी गणना करेंगे तो जैसे फरवरी की गणना फरवरी 2023 की तुलना फरवरी 2022 से होगी, जैसे मई 2023 की तुलना मई 2022 के आधार पर हम लोग करते हैं। WPI की जो कैलकुलेशन की जाती है, इस कैलकुलेशन में जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो GST का हिस्सा है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि टैक्स जब जैसे जैसे बढ़ेगा वो इन्फ्लेशन में अगर इंक्लूड होगा तो महंगाई को बढ़ावा देने वाला होगा। हालांकि टैक्स के बदले कोई उत्पादन का कार्य नहीं होता है, इसलिए टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो इन्फ्लेशन WPI के कैलकुलेशन में इंक्लूड या शामिल नहीं किया जाता है। तो बात करें WPI में हमको मोटी मोटा क्या बातों को याद रखना है फैक्ट के आधार पर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछे गए। पहली बात आपको याद रखना है WPI का आधार वर्ष। तो आधार वर्ष आपका क्या होगा, 2011 से 2012 ये आपका आधार वर्ष है। इस आधार वर्ष के आधार पर कुल कितनी वस्तुएं इस आधार वर्ष के अंतर्गत कुल कितनी वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं, तो 697 जो आर्टिकल्स हैं, 697 वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की तुलना हम एक वर्ष का पिछले वर्ष के आधार पर करके हम जो है इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करते हैं। इन 697 वस्तुओं में आप देखेंगे तो सबसे अधिक भार जिस वस्तु का है वह विनिर्मित वस्तुओं का है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सवाल एग्जाम में ये पूछा गया है कि इन्फ्लेशन के WPI के बास्केट में सबसे अधिक भार जो सबसे अधिक भार है जो भाग कंटेन करता है वो है आपका विनिर्मित वस्तु। और अगर हम कैटेगरी करें तो सबसे पहले जो है सबसे अधिक भार मैन्युफैक्चर गुड्स का है, उसके बाद आपका जो है प्राइमरी गुड्स का है, और सबसे जो कम भार है वो आपका फ्यूल एंड ऊर्जा का है। और कई बार ये आपको क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 भाग है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है इसके आंकड़े को कौन प्रकाशित करता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसके आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है। इसके आंकड़ों को प्रत्येक माह प्रकाशित किया जाता है। इसे एक विशेष नाम से भी जानते हैं, जरा इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है इसे। और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जो महंगाई का मुख्य सूचकांक हो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन दरअसल जो WPI है वो चूंकि वस्तुओं की कीमतों में फ्लक्चुएशन को दिखाता है, और ये उन वस्तुओं की कीमतों में फ्लक्चुएशन को दिखाता है जो डे टू डे हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ सेवाएं महंगी हो जाएं तो व्यक्ति अपना जीवन गुजार सकता है, काम चला सकता है, लेकिन जब दाल चावल रोटी सब्जी इन चीजों में अगर महंगाई होती है तो शायद किसी व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को, यानी कि इन्फ्लेशन में जो आपका WPI का इंडेक्स है इसको हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, और हेडलाइन को हिंदी में भी हेडलाइन मुद्रास्फीति या मुख्य मुद्रास्फीति के नाम से ही हम लोग जानते हैं। आई थिंक हेडलाइन इन्फ्लेशन या WPI का ये जो सूचकांक है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब हमारी अगली कोई क्लास होगी उस क्लास में हम आपके डाउट को पहले क्लियर करेंगे, और उस क्लियर करने के बाद ही हम लोग अपने किसी एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक WPI में कोई दिक्कत, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको थोड़ा सा यहां पर क्या समझना है, WPI जो दशकों तक भारत में महंगाई की गणना का एक मुख्य सूचकांक बना रहा, अचानक से उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इस सूचकांक की जगह एक नया सूचकांक प्रयोग किया जाने लगा। उस सूचकांक का नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर में क्या ऐसी कमी है WPI में जो आप समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से CPI को इंट्रोड्यूस होना पड़ा। तो बात करें अगर हम लोग WPI में कमियों की बात करें तो WPI की 2 प्रमुख कमियां हैं जिसकी वजह से भारत में अब CPI को मुख्य इन्फ्लेशन का इंडेक्स बना दिया गया है। सबसे पहली बात कि WPI का जो सूचकांक है वह होलसेल प्राइस पर निकाला जाता है, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक पर निकाला जाता है, जबकि आम व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति को जो वस्तुएं हैं वह जो है रिटेल प्राइस पर यानी उपभोक्ता मूल्य पर मिलती हैं। क्योंकि हम कोई भी वस्तु एक यूनिट में खरीदते हैं, हम सिंगल यूनिट खरीदते हैं, यानी कि अगर ये पेन हमें 10 रुपए में मिल रहा है तो आप मुझे बताइए इस भारत में महंगाई की गणना उपभोक्ता को जिस कीमत पर सामान मिल रहा है उस कीमत पर महंगाई की गणना होनी चाहिए, या इसको होलसेल रेट पर जो रिटेलर खरीद रहा है सामान उसके मूल्य पर गणना होनी चाहिए।
तो आई थिंक जो है एक सबसे बड़ी कमी रही कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये थोक मूल्य पर जो है महंगाई की गणना करता है, और दूसरी एक सबसे बड़ी कमी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है वह केवल और केवल वस्तुओं का ही गणना करता है या वस्तुओं में ही कीमत के एनालिसिस की केवल बात करता है। हालांकि आम जनजीवन में कोई भी व्यक्ति अपने उपभोग में केवल वस्तुओं का ही उपभोग नहीं करता है, वस्तुओं के अलावा सेवाओं का भी उपभोग करता है। यानी कि अगर वस्तुएं महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन होगा, लेकिन क्या सेवाएं महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। यानी इन सेवाओं को दरकिनार किया गया इस थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। तो दरअसल बात करें, मुख्य जो प्रमुख कमी है वो ये कमी है कि थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं की गणना की जाती रही और जो गणना है वो केवल थोक मूल्य सूचकांक पर होती रही। और वास्तविक जीवन में बात करें तो हमें जो सामान मिलता है वो होलसेल पर नहीं, हमको खुदरा मूल्य पर सामान खरीद मिलता है, यानी कि रिटेल प्राइस पर, कंज्यूमर प्राइस पर। और हम जिन जो है आइटम को या हम जिन कमोडिटीज का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में वह वस्तुएं भी होती हैं और इसके अलावा वह सर्विसेज भी होती हैं। तो अब इन्हीं दोनों कमियों को दूर करते हुए हम एक नया इंडेक्स पाते हैं और उस इंडेक्स को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन या उसी इंडेक्स को हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो सूचकांक है ये दरअसल भारत में वस्तुओं और सेवाओं दोनों में होने वाले, यानी दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मेजर करने का काम या इनके परिवर्तन को निकालने का काम करता है। तो हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत में कैसे महंगाई की गणना जो है संपन्न की जाती है। तो सीपीआई के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना में वस्तुएं और सेवाएं, कुछ प्रमुख सेवाओं को ही इंक्लूड किया जाता है। इसका जो कीमत स्तर है यानी कि जो चेंज है प्राइसेस में वह खुदरा स्तर पर मूल्य को लिया जाता है। हालांकि इसकी भी एक कमी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि थोक मूल्य में चूंकि वस्तुओं की कीमतों में समानता पाई जाती है, लेकिन जो सीपीआई है ना इसमें असमानता पाई जाती है। जैसे अगर ये 10 रुपए का रिटेल प्राइस पे अगर ये सामान मिल रहा है, कोई अगर पेन है जो 10 रुपए में मिल रहा है, तो हो सकता है कि 10 रुपए का पेन हम 10 रुपए में खरीदें और आप कंसेशन करवा के इसको 9 रुपए में खरीद सकते हैं। या आपका कोई मित्र ऐसा होगा जो दुकानदार से बहुत अच्छे परिचय में होगा, वो हो सकता है इस दुकान को 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए में खरीद सकता है। यानी जो खुदरा मूल्य पर जो है जो महंगाई की गणना होती है, हालांकि ये वास्तविक महंगाई है, ये वो महंगाई है जो ये बता रही है कि वास्तव में उपभोक्ता के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन चूंकि इस कीमतों में असमानता पाई जाती है इसलिए ये कई बार आलोचना का भी शिकार होता है सीपीआई। तो सीपीआई के अंतर्गत मुख्य रूप से पहले 4 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता था। इसमें से पहला था सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। हालांकि बात करें तो वर्तमान में ये 3 सूचकांक अब भारत में प्रकाशित नहीं होते हैं। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 3 यानी इन 4 सूचकांक में सिर्फ इसमें से पहला सूचकांक प्रकाशित होता है जिसको हम कहते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। और इस सूचकांक का प्रकाशन हमारे देश में श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा, यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। हालांकि इन 3 सूचकांकों की जगह पर हम 3 नए सूचकांक का प्रयोग कर रहे हैं और उनमें एक है आपका सीपीआई अर्बन यानी कि सीपीआई शहरी, दूसरा है सीपीआई रूरल, सीपीआई ग्रामीण, और तीसरा है सीपीआई कंबाइंड यानी सीपीआई संयुक्त। तो बात करें अगर हम लोग सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो इस सूचकांक को लेबर ब्यूरो जारी करता है। वहीं पर बात करें जो 3 अन्य सूचकांक हैं, इन सूचकांक को हमारे देश में एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है और इसके जो आंकड़े आते हैं इसके आंकड़े भी हर महीने यानी मंथली बेसिस पर जो है वह जारी किए जाते हैं। हालांकि ये सीएसओ नहीं है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले तो सीएसओ ही होता था, लेकिन आपको पता होगा 2019 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज करके एक नई संस्था को जन्म दिया और उसका नाम वर्तमान में एनएसओ है। तो जहां जहां सीएसओ होगा वो अब आपका एनएसओ बन चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से हम इसे जानेंगे। तो ये 3 जो आंकड़े होंगे वो एनएसओ के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है इसके लिए जो आधार वर्ष है 2016 है। हालांकि सीपीआई जो कॉमन है, हम बात करें अगर इन जो है तीनों सूचकांकों के लिए जो बेस ईयर है यानी कि जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है। लेकिन जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है इसको लेबर ब्यूरो जारी करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इस सूचकांक को जो है लेबर ब्यूरो जारी करता है, इसका जो आधार वर्ष है वो 2016 है। लेकिन अन्य जो 3 सूचकांक है इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 ही इसका जो है सूचकांक है। बात करें अगर जो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो इसके जो आंकड़े हैं वो पूरे भारत में 78 औद्योगिक क्षेत्रों से जो है एकत्रित किए जाते हैं और सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के ही आधार पर भारत में वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय किया जाता है। यानी जो भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है यह दरअसल हमारे देश में सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के ही आधार पर तय किया जाता है। हालांकि जो तीनों हमने सूचकांक बताया, अर्बन, रूरल और कंबाइंड, इसकी गणना एनएसओ करती है। इसकी गणना के लिए भी एक बास्केट का प्रयोग होता है जिसका आधार वर्ष हमने बताया कि 11-12 ही होगा। और सीपीआई अर्बन के लिए जब सीपीआई शहरी के आंकड़े जुटाने होते हैं, सीपीआई अर्बन के लिए जब आंकड़े जुटाने होते हैं तो ये 310 शहरों से तय होता है। सीपीआई रूरल की बात करें तो 1183 गांवों से ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और जो सीपीआई कंबाइंड है ये दरअसल इन सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल का ही जो है औसत के रूप में जाना जाता है। 2011-12 के आधार पर जिस बास्केट का प्रयोग सीपीआई के कैलकुलेशन में किया जाता है उस बास्केट को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी इन 6 हिस्सों के आधार पर भारत में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना होती है। इसमें से पहला भाग खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ है। दूसरा पान, सुपारी, तंबाकू आदि की कीमतों में जो मूल्य वृद्धि होगी उसको भी हम सीपीआई के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग महंगा हुआ या सस्ता हुआ, इनकी कीमतों में जो मूल्य वृद्धि होगी इसे भी हम शामिल करेंगे। बात करें अगर बेडिंग्स यानी वस्त्र, जूते, चप्पल, ये सारे जो आइटम होंगे इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव को भी हम लोग सीपीआई के इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर तो ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित जो भी आइटम होंगे, जो टर्म होंगे, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा सेवा क्षेत्र को भी विशेष स्थान मिला है। सेवा क्षेत्र में दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि कुछ सेवाओं को सीपीआई के इंक्लूजन यानी सीपीआई के कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा सीपीआई। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में एक हम बेसिक अंतर बात करें तो आप देख सकते हैं सीपीआई के कैलकुलेशन में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की गणना हो रही है। हालांकि बात करें अगर जो है डब्ल्यूपीआई में, तो डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति का जो सूचकांक होता था वो केवल थोक मूल्य पर ही निकाला जाता है। दूसरा एक प्रमुख अंतर आप ये देख सकते हैं कि जो थोक मूल्य सूचकांक है इसकी गणना थोक मूल्य पर की जाती है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसकी गणना रिटेल प्राइस पर की जाती है। अच्छा, एक और चीज, इसीलिए सीपीआई को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन के भी नाम से जानते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुदरा मुद्रास्फीति के नाम से भी यह जाना जाता है। और एक और खास बात याद रखना है, बहुत बार ये सवाल पूछा है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है या किस सूचकांक पर तय होता है, तो याद रखिएगा भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सीपीआई सूचकांक पर तय होता है। और सीपीआई में कुल मिला के 4 सूचकांक हैं, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके अलावा सीपीआई अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। तो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जिस सूचकांक पर तय होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पर तय होता है, यानी इसी सूचकांक पर तय होता है, जिसका आधार वर्ष जो है 2016 है। 2014 के बाद पटेल कमेटी की सिफारिश पर सीपीआई को इंक्लूड किया गया। तो आई थिंक ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई ये 2 प्रमुख सूचकांक है भारत में जो महंगाई को बताते हैं। वर्तमान में भारत सरकार और देश का जो केंद्रीय बैंक है वो अपनी नीतियों को बनाने के लिए जिस महंगाई के सूचकांक को कंसीडर करता है वो अब डब्ल्यूपीआई ना होकर के सीपीआई हो चुका है। हालांकि इनके आंकड़े प्रत्येक माह जो है दोनों के ही आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन भारत में अगर महंगाई के मुख्य गणना, मुख्य सूचकांक, अगर भारत महंगाई की दशा को ठीक तरीके से समझना है तो सीपीआई के आंकड़ों से ही जो है पारदर्शी तरीके से भारत में महंगाई के सूचकांक को समझा जा सकता है। तो ये कुछ जो है इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन रहा या इन्फ्लेशन का टाइप रहा जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन टर्म्स से हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो एक हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट से हम लोग सीखेंगे कि क्या जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या अन्य टर्म्स हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहे हैं। जैसे अगर हम सिंपली कहें तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैगफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है। तो एक छोटा सा चार्ट हम लोग बनाते हैं और उस चार्ट से इन सभी टर्मिनोलॉजीज को एक ही चार्ट में हम लोग फिनिश करने का काम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक वाई एक्स लिया है, 0 से x अक्ष, 0 से x अक्ष पर हम लोग प्लॉट करेंगे क्या, टाइम।
यानी कि टाइम बताएगा, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, ग्राफ गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पर बात करें y से y डैश की बात करें तो हम यहाँ पर इस x पर हम लोग प्लॉट करेंगे क्या, प्राइस यानी कि कीमत। यानी कि जैसे हम 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कीमत बढ़ता जाएगा, जैसे 0 से नीचे की तरफ जाएंगे कीमत घटता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ जब कीमत समय बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ जब कीमत बढ़ेगा तो पॉजिटिव, यहाँ जब कीमत घटेगा तो निगेटिव एक्सिस, यानी कि ऋणात्मक होगा ये। अब हम यहाँ पर एक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं, और इस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में देखेंगे कि ये ग्राफ एक बार बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। अच्छा एक और चीज बता दें, ये 0 से x अच्छा वो समय बता रहा है, और y से y डैश है वो कीमत बता रहा है। और हमें पता होगा इन्फ्लेशन का मतलब कीमत और समय के बीच में रिलेशन ही होता है, और ये रिलेशन को हम लोग एक फ्लक्चुएशन के माध्यम से देख रहे हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कीमतों को बढ़ते हुए दिखाने वाला जो कर्व है वो आप यहाँ पर कर्व देख सकते हैं। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसा कर्व है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम पहले साल में हम बात करें, ये 0 ईयर 1 ईयर, 1 ईयर में कीमत देखना हो तो आपको कीमत इतना मिलेगा, दूसरे साल में कीमत और बढ़ गया, तीसरे साल में कीमत और बढ़ गया, चौथे साल में कीमत और बढ़ गया। यानी आप देख रहे हैं लगातार कीमतें बढ़ रही हैं समय के साथ साथ। समय बढ़ा कीमत बढ़ गई, शायद इस बार नहीं बढ़ी। अभी आप देखेंगे कि समय फिर बढ़ा लेकिन अभी कीमतों में कोई चेंज नहीं दिखा। लेकिन एक समय के बाद देखेंगे कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन अब कीमतें बढ़ने के बजाय कीमतें गिरना शुरू हो गई। यानी इस पूरे फ्लक्चुएशन में है ना, आप दो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। पहला, कीमतों का लगातार बढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। और ये मुद्रास्फीति ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, और कर्वेचर चेंज होने के बाद आप देखेंगे कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और अगर कीमतें लगातार गिरने लगें तो इन्फ्लेशन की दर को कम करने को हम लोग दरअसल डिसइन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि मुद्रा अपस्फीति के नाम से जानते हैं। यानी कीमतों में जिस प्रकार से वृद्धि इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन की दर को कम करने को हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और ये कीमतें अपने मन से कम नहीं हो रही हैं, इन कीमतों को करने के लिए दो लोग प्रयास कर रहे हैं। एक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक कौन प्रयास कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने दरों को चेंज कर रहा है, यानी अपने रेट्स को घटा रहा है, और रेट्स को बढ़ा रहा है। यानी जब रेट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो प्राइसेस क्या होंगी, डाउन होंगे, यानी नीचे की तरफ आएंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से ऐसा कर रही है। राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं, एक सरकार की आय और दूसरा सरकार का व्यय। तो सरकार मुद्रास्फीति के दौरान अपने व्यय को घटा देती है और अपनी आय को बढ़ा देती है। आय को बढ़ाने का मतलब सरकार अपने टैक्सेस वगैरह को बढ़ाती है ताकि हमारी जेब से इनकम निकलकर और गवर्नमेंट के इनकम यानी सरकार के खाते में, सरकार की जेब में जाए, जिससे ओवरऑल सर्कुलेशन पैसे का घटेगा। इसके अलावा सरकार अपने एक्सपेंडिचर को घटाएगी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको कम करेगी, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई डाउन होगा और बाजार में कीमतें कम होंगी, यानी कि डिमांड कम होगी। यानी चाहे आरबीआई का हथियार कारगर हो, चाहे भारत सरकार सफल हो, अगर ये दोनों में से कोई भी सफल होता है तो बाजार में कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। और जिस प्रकार से कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन था, उसी प्रकार से कीमतों का लगातार जो गिरना है वो डिसइन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ये कीमतें गिरते गिरते इस बेस ईयर के नीचे चली आई तो इस बेस ईयर से नीचे आने को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन को का मतलब होगा अपस्फीति। अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना यह है कि जब बेस ईयर से कीमतें नीचे आ गई तो ये डिफ्लेशन कहने का मतलब क्या है। एक बात आपको बताना होगा कि जब ये जीरो से वाई डैश की तरफ जा रहे हैं तो ये बताइए ये जो एक्सेस है वो निगेटिव है कि नहीं है। निगेटिव का मतलब ये होगा कि यहां पर डिफ्लेशन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्फ्लेशन यहां निगेटिव है, यानी कि जो निगेटिव इन्फ्लेशन होता है उसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। अब निगेटिव इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में हमको या पिछले वर्ष कोई सामान हमको 10 रुपए मिल रहा था और आज सामान अगर 12 रुपए में मिल रहा है तो ये तो इन्फ्लेशन कहा जाएगा, यानी 2% का प्राइस राइज है इसमें। लेकिन पिछले वर्ष कोई सामान हमें 10 रुपए मिल रहा है, लेकिन इस वर्ष वो सामान हमको 9 रुपए मिल रहा है, तो जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे आप तो करेंट ईयर प्राइस 9 रुपए माइनस बेस ईयर प्राइस 10 रुपए अपॉन
बेस ईयर प्राइस आप डिवाइड करेंगे तो जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। यानी इन्फ्लेशन का रेट अगर माइनस में हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन, या उसी को हम लोग अपस्फीति के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस स्टेज में दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अगर आ जाती है तो आप मुझे बताइए क्या इस स्टेज में आने के बाद देश का कोई भी उत्पादक क्या अधिक उत्पादन करना चाहेगा, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो आप आई थिंक गेस कर सकते हैं कि जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ऋणात्मक अवस्था में जा चुकी हैं तो इस अवस्था में जो प्रोडक्शन होगा वह सरकार के द्वारा उत्पादकों के द्वारा प्रोडक्शन को घटा दिया जाएगा। आई थिंक ये बात कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। जैसे कि अगर हम इस पेन के उत्पादक के रूप में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर इस पेन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, लगातार कमी आ रही है, तो शायद मेरे द्वारा किया जाने वाला उत्पादन जरूर प्रभावित होगा। और प्रभावित का मतलब जब इसकी मांग है नहीं, कीमत गिर रही है, तो उत्पादन हम क्यों बढ़ाएंगे, उत्पादन को गिराएंगे। लेकिन उल्टा अगर इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कीमतें लगातार इसकी बढ़ रही हैं तो आई थिंक हमारे द्वारा किया जाने वाला उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हम अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित होना चाहेंगे। तो जब डिफ्लेशन आता है तो प्रोडक्शन गिरता है, और जब प्रोडक्शन गिरता है तो प्रोडक्शन से ही तो हमारे देश की जीडीपी को मेजर किया जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन गिरेगा तो देश की जीडीपी भी क्या होगी, डाउन होगी। और जब देश की जीडीपी गिरती है यानी सकल घरेलू उत्पादन गिरता है तो देश में बेरोजगारी का स्तर भी हमको दिखाई देने को मिलता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखता है। और दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में अगर जीडीपी लगातार गिरने लगे और बेरोजगारी लगातार बढ़ने लगे तो ये अर्थव्यवस्था अब अगले अपने जिस चरण में आ चुकी है उसको हम लोग रिसेशन यानी उसे हम लोग मंदी के नाम से जानते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूं कि कीमतों का लगातार बढ़ना इन्फ्लेशन है, तो कीमतों का लगातार गिरना डिसइन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन के रेट को कम करना डिसइन्फ्लेशन है। लेकिन अगर ये कीमतें इस बेस ईयर से नीचे आ जाएं या कीमतें ऋणात्मक हो जाएं तो डिफ्लेशन है। और अगर डिफ्लेशन कुछ समय अंतराल तक बना हुआ है कंटिन्यूअस तो अर्थव्यवस्था जिस स्टेज में चली जाएगी रिसेशन है। और अगर रिसेशन के बाद भी अर्थव्यवस्था फिर से नहीं संभल पा रही है तो अर्थव्यवस्था जिस स्टेज में अब जाने को तैयार है वो अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं डिप्रेशन, यानी अर्थव्यवस्था अब एक नए चरण में जा सकती है जिस चरण को हम कहते हैं अवसाद के नाम से जानते हैं। अब कोई अर्थव्यवस्था अपनी अवसाद की स्थिति में आ चुकी है। अवसाद के अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर अवसाद के अलावा बात करें तो कोई अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन की स्टेज में आ चुका है, मंदी के दौर में आ चुका है, डिप्रेशन के दौर में आ चुका है, तो अब ये अर्थव्यवस्था तभी निकल पाएगी जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसे की आपूर्ति किया जाए। अब ये अतिरिक्त पैसे की आपूर्ति दो ही लोग कर सकते हैं, या तो आरबीआई बैंकों के माध्यम से करे या तो भारत सरकार अपने सार्वजनिक व्यय के माध्यम से करे। क्योंकि जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, और चूंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर होगा वो अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, और जब अधिक उत्पादन होगा तो देश की सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, देश के रोजगार सृजन में जो है वृद्धि होगी, और ये जो समृद्धि होगी वह तनिक प्राइसेस में वृद्धि को लाएगा। यानी अगर इसके कारण कीमतों में थोड़ा भी उछाल आता है, क्योंकि मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ने और उत्पादन में थोड़ा भी गैप आएगा तो ये कीमत का बढ़ना एकदम श्योरिटी है, यानी कीमत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये कीमत अगर बढ़ रहा है तो इसे हम लोग रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेशन का मतलब होगा प्रत्यव मुद्रास्फीति। क्या कहा जाएगा इसे? प्रत्यव मुद्रास्फीति कहा जाएगा। यानी हम यहाँ पर इन्फ्लेशन के कुल मिला के 4 टर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के 4 टर्म को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इन्फ्लेशन के मुख्य रूप से हम लोग जो टर्म डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर से बातचीत करें तो कीमतों का लगातार बढ़ना इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की दर को कम करना डिसइन्फ्लेशन है, अगर कीमतें जो है ऋणात्मक हो जाए तो डिफ्लेशन है, और अगर डिफ्लेशन की अवस्था को कंट्रोल ना कर पाए, अर्थव्यवस्था कुछ समय तक इसी दौर में रह जाए तो उस अर्थव्यवस्था में अगला जो चरण है वो क्या कहा जाएगा? रिसेशन, यानी मंदी का समय। और अगर ये मंदी की व्यवस्था को भी हम दूर ना कर पाए तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन की स्थिति में चली जा रही है। और अगर इन तीनों स्थितियों से बाहर निकलना है तो हमको किसी न किसी प्रकार से है ना मुद्रापूर्ति को बाजार में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मुद्रापूर्ति बाजार में मांग को जनरेट करेगी, तभी उत्पादन होगा, तभी कीमतें बढ़ेंगी। और अगर फिर से तनिक कीमतों में वृद्धि आ जाती है तो इसको रीफ्लेशन कहते हैं। लेकिन रीफ्लेशन के बाद कोई इकॉनमी हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं जाता है, वह हमेशा ही जब भी रिफ्लेशन में जाएगा तो नीचे से जाएगा तो ये ऊपर ही इसी लाइन को ही पकड़कर ये चलता है।
ये बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 1% भी अगर कीमत में वृद्धि देखने को मिल जा रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। आई थिंक ये 4 से 5 शब्द क्लियर हो सकते हैं आपको। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मुद्रास्फीति क्या है, अपस्फीति क्या है, अवर्स्फीति क्या है, मंदी क्या है, डिप्रेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, कीमतों का लगातार बढ़ना इन्फ्लेशन है, तो वहीं पर इन्फ्लेशन की दर को कम करना डिसइन्फ्लेशन है यानी अपस्फीति है। अगर कीमतों में गिरावट ऋणात्मक हो गई है या सतत कमी लगातार जारी है उसे डिफ्लेशन कहेंगे। डिफ्लेशन की अवस्था के कारण देश में जब प्रोडक्शन घट जाए, जीडीपी डाउन होने लगे और बेरोजगारी लगातार बढ़ने लगे तो ये अगला चरण रिसेशन है, मंदी है। और मंदी की अवस्था के बाद कुछ तिमाही तक देश में मंदी की स्थिति अगर बनी रहे तो अर्थव्यवस्था को डिप्रेशन की अवस्था में आने में देर नहीं लगेगा और इसमें जो सुधार की स्थिति होती है उसको रिफ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई थिंक ये इतने टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आई थिंक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग जब क्लासेस में करेंगे या इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस नोट्स का तो हम लोग जो है आगे इसको एज अ नोट्स के रूप में लिखने का भी प्रयास कर लेंगे। बात करें अगर हम लोग इन्फ्लेशन के अगले टर्म्स के बारे में बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं मंदी जनित मुद्रास्फीति। कौन सी मुद्रास्फीति कहते हैं बताओ? मंदी जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब मंदी जनित मुद्रास्फीति क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, इससे आज तक बात करें 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये प्रश्न बड़े रिपीटेड होते हैं तो इसको समझने की जरूरत है हमें। तो स्टैगफ्लेशन की बात करें तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो स्टैगफ्लेशन दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होगा स्टैग्नेशन और दूसरा जो टर्म है उसको हम कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब, अच्छा अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है यानी कि अगर हम जोड़ें तो स्टैग और ये क्या हो गया, फ्लेशन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन में इन दोनों शब्दों का फीचर इंक्लूड होगा। यानी अगर किसी देश में स्टैगफ्लेशन है तो उस देश में इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। और इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का लगातार बढ़ना, इन्फ्लेशन। और स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन का मतलब यहां पर अर्थ लगाया जा रहा है, स्टैग्नेशन मतलब होता है रुकावट, गिरावट, रुग्णता, स्थिरता, ऐसे शब्दों से इसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन ये सारे शब्दों इन सभी अर्थों का जो संदर्भ लिया जाएगा यहाँ पर वो देश की जीडीपी से है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में जीडीपी स्टैग्नेशन पीरियड में चली गई है यानी स्थिर हो गई है या जीडीपी में गिरावट हो रही है तो ये स्टैग्नेशन पीरियड कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा दिख रहा है कि या अर्थव्यवस्था में जीडीपी कांस्टेंट हो गई है या जीडीपी में गिरने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई है कंटिन्यूअस, तो वो स्टैग्नेशन पीरियड में कहा जाएगा अर्थव्यवस्था। और जैसे ही कोई इकॉनमी में जीडीपी कांस्टेंट या जीडीपी में गिरावट होती जा रही है, आप देखेंगे उस अर्थव्यवस्था में जो अनएम्प्लॉयमेंट का केस है यानी कि जो बेरोजगारी का केस है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। यानी कि आप देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा जब बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पहली वाली बात सेटिस्फाई हो गया। स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि लगातार गिर रही है। इन्फ्लेशन कहा जाएगा जब किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कहा जाएगा जब अर्थव्यवस्था में ऑल ऑफ दीज, ये सभी सिचुएशन जो है अर्थव्यवस्था में एक साथ पाई जाएं तो इसी को दरअसल क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यानी मंदी जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का वह चरण है जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई के साथ साथ आर्थिक समृद्धि में कमी और बेरोजगारी भी पाई जाती है। ऐसी कंबाइंड ये तीनों सिचुएशन की स्थिति को अगर किसी भी देश में देखा जाता है तो दरअसल ये सिचुएशन जो है उस अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन यानी मंदी जनित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत क्या पाया जाता है, तो अगर केवल कीमत लिख के आ जाएंगे तो गलत होगा। या कीमतों में लगातार वृद्धि भी पाई जाती है, जीडीपी में लगातार कमी भी पाई जाती है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती है। अगर ये तीनों सिचुएशन एक साथ किसी अर्थव्यवस्था में पाई जा रही हैं तो उसको स्टैगफ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात यहां पर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक और स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि जो स्टैगफ्लेशन है ये
दो अवस्थाओं को कहा जाता है, पहला होगा इन्फ्लेशन और दूसरी जो इसकी अवस्था है वो क्या है आपका, रिसेशन। यानी इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों में लगातार वृद्धि, ये तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन अगर जीडीपी में गिरावट और अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि अगर लगातार पाई जा रही है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेशन। यानी अगर किसी देश में इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों ही एक साथ अगर ये समस्या उस देश में कंसिस्ट होती है तो दरअसल उसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो हिंदी के शब्द में काफी क्लैरिटी है, यानी किसी देश में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ पाई जाए तो उसे हम मंदी जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर व्यवहारिक तौर पे बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ बेरोजगारी है, हमारी जेब में इनकम कम है, आय का स्तर घटा हुआ है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये दोनों अर्थव्यवस्था दो तरफ जा रही है, मतलब एक लेफ्ट तो एक राइट, यानी कि एक तरफ कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की आय कम हो रही है। तो सोचिए कि कितना कम समय में कितना बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की कंडीशन या मंदी जनित मुद्रास्फीति की समस्या जो है हो जाए। तो आई थिंक स्टैगफ्लेशन आपको क्लियर होगा। स्टैगफ्लेशन में मैंने कहा कि मुख्य रूप से 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत क्या चीजें पाई जाती हैं, और स्टैगफ्लेशन में दरअसल क्या क्या टर्म इंक्लूड करें तो ये स्टैगफ्लेशन बन सकता है। ये 3 बातों को हम लोग क्लियर कर लिया। इसके अलावा प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं बने हैं। बात करें हम लोग इन्फ्लेशन के अगले टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। हमारे एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिलिप्स कर्व यानी कि फिलिप्स वक्र। अब फिलिप्स वक्र की बात करें तो इस वक्र की अवधारणा प्रोफेसर ए फिलिप्स नामक अर्थशास्त्री ने किया था। यानी आप नाम से देख सकते हैं कि अर्थशास्त्री का नाम प्रोफेसर ए फिलिप्स है, तो इनके ही नाम पर इस वक्र का नाम फिलिप्स कर्व पड़ा है। तो एक हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को या इनके कर्व को हम लोग एक बार समझते हैं। इन्होंने एक्स अक्ष एक ड्रॉ किया, एक वाई अक्ष 0, और 0 से एक्स अक्ष पर इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को प्लॉट किया, बेरोजगारी को, और 0 से वाई अक्ष पर इन्होंने दरअसल इन्फ्लेशन दिखाया यानी मुद्रास्फीति दिखाया। और इसके बाद इन्होंने निगेटिव स्लोप का एक कर्व ड्रॉ किया और कहा कि दरअसल ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है वो फिलिप्स कर्व कहा जाएगा, यानी इसे हम लोग फिलिप्स वक्र के नाम से जानेंगे। अभी फिलिप्स वक्र क्या बताता है, तो कहते हैं कि सर देखो, इन्फ्लेशन का रेट अगर 30% है तो कहते हैं बेरोजगारी सबसे कम होगा, यानी कि बेरोजगारी की दर केवल 6% होगी। लेकिन इन्फ्लेशन का दर अगर घट करके 20% हो जाएगा तो बेरोजगारी की दर ये कहते हैं कि सर बढ़ करके फिर 18% हो जाएगा। ये कहते हैं कि सर अगर इन्फ्लेशन का रेट 20 की जगह अगर 8% हो जाए तो ये कहते हैं कि सर बेरोजगारी की जो दर है ना वो बढ़ करके 32% हो जाएगा। यानी कि प्रोफेसर फिलिप्स साहब क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर कम इन्फ्लेशन होगा तो अधिक बेरोजगारी होगा, और अगर अधिक इन्फ्लेशन होगा तो बेरोजगारी कम होगा। यानी जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा बेरोजगारी की दर घटेगी, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटेगा बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। इसका मतलब इस संबंध को आप सही ठीक से समझ सकते हैं कि यह दरअसल इनवर्स रिलेशन बताया जा रहा है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होगा ये दरअसल व्युत्क्रमानुपाती संबंध यहां पर बताया जा रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में व्युत्क्रमानुपाती प्रोफेसर ए फिलिप्स ने डिक्लेयर किया और कहा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और इस रिलेशन को बताने वाले कर्व का नाम दिया गया, कौन सा कर्व, फिलिप्स कर्व के नाम से इसको जाना गया। अब जनरली अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी घट रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी, हमारी समस्या तो बेरोजगारी की है, यानी बेरोजगारी को घटाने के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ाना तो एकदम बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इन्फ्लेशन तो किसी तरीके से गलत हुआ ही नहीं। लेकिन इनके कहने का मतलब क्या था, इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये इन्फ्लेशन का इनके कहने का मतलब क्या है कि ये इन्फ्लेशन है, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इन्फ्लेशन है। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से अगर बेरोजगारी घट रही है तो ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से अगर बेरोजगारी घट रही है तो ठीक है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में हमेशा नहीं रहता है। एक समय के बाद आप देखेंगे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा
लेकिन बेरोजगारी नहीं घट रही है। तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन सिर्फ तब तक ठीक है जब तक इन्फ्लेशन तब तक ठीक है जब तक बेरोजगारी घट रही है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के बढ़ने से बेरोजगारी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यही वो इन्फ्लेशन होता है जिस इन्फ्लेशन को कहा जाता है कि अब सर कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी क्यों घट रहा है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ेगा तभी चूंकि कीमतें बढ़ेंगी, और डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर प्रेरित होगा अधिक उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश में रोजगार बढ़ेगा, यानी अधिक लोग काम के लिए लगेंगे, और जब रोजगार बढ़ेगा तो देश में जो बेरोजगारी का तमगा है वो घटेगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो देश में बेरोजगारी घटेगी, लेकिन एक सीमा तक। अब ऐसा नहीं होगा कि हम जो है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम हाइपर स्टेज में आ जाएं। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था इन्फ्लेशन के 4 स्टेज हैं, यानी इन्फ्लेशन बुरा नहीं है। अगर इन्फ्लेशन अपनी हद में होगा, अपने स्टेज में होगा, तो हम एक बेहतर आर्थिक समृद्धि की राह को तलाश सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन अपने दायरे से बाहर निकल जाए, और इतना बाहर निकल जाए कि वह देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समृद्धि दर है, यानी कि जो बेरोजगारी दर है, उस पर कोई भी प्रभाव न डाले, तो वो इन्फ्लेशन देश के लिए बुरा हो जाता है और वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बल्कि पीछे धकेलने वाले टर्म के रूप में कार्य करता है। तो आई थिंक आपको ये फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिलिप्स कर्व कई बार पूछा गया है। दरअसल ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन बताता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगा तो दरअसल बेरोजगारी बढ़ेगी। इस रिलेशन को प्रोफेसर फिलिप्स साहब ने पहली बार डेरिवेट किया, और इसलिए इस कर्व का नाम फिलिप्स कर्व के नाम से हम जानते हैं। तो आई थिंक ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, स्टैगफ्लेशन क्लियर हो गया, फिलिप्स कर्व क्लियर हो गया, और हम लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ टर्म क्लियर किया, जैसा इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंड रिफ्लेशन क्या है। ये इतने सारे टर्म हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया। क्लियर है? आई थिंक अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सेशन के अंतिम छोर पर, और अब हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर से क्या कुल क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। मुद्रास्फीति के कारण, क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वस्तु का मूल्य गिरता है, विनिमय दरों में सुधार होता है। ए बी सही है या ए बी और सी तीनों सही है? क्या सही आंसर है? स्टेट पीसीएस में ये सवाल 2013 में पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होगा, मैं आपको 2 से 5 सेकंड का यानी न्यूनतम समय देता हूं मैं आपको। आप आंसर अपने कमेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, आंसर आपने कर दिया होगा, और उम्मीद है आपने आंसर डी किया होगा। क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ता है, यानी कि जो कीमतें होती हैं वो बढ़ती हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जो रुपए की वैल्यू है, यानी कि रुपए की जो क्रय क्षमता है, वो क्या होती है? गिरती है। यानी मुद्रास्फीति के कारण हम बहुत अधिक पैसे से कम सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मुद्रास्फीति नहीं है तो हम बहुत कम पैसे में, बहुत अधिक पैसे में बहुत कम सामान हम खरीद पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और बी दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही मुद्रास्फीति के कारण है या दोनों ही मुद्रास्फीति को दर्शाते हैं। बात करें अगर हम लोग द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर, यानी कि जो मुद्रा है अगर उसकी पूर्ति यथावत रहे तो मुद्रा की मांग में वृद्धि, यानी कि जो डिमांड में जो इंक्रीज है वह होती है, तो यानी मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर करते हैं हम लोग इसका। यदि मुद्रा की पूर्ति को कांस्टेंट कर दिया और कह रहा है कि अगर मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, मेरे भाई अगर मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, सिंपल। और मुद्रा का मूल्य, किसी मुद्रा का मूल्य उस मुद्रा पर तय होने वाला ब्याज होता है, यानी कि जो ब्याज का दर है वो क्या होगा? बढ़ेगा,
यानी किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मूल्य बढ़ेगा, और मुद्रा का मूल्य उसका ब्याज का दर होता है, यानी कि किसी भी मुद्रा का एक वैल्यू होता है और वो वैल्यू उस मुद्रा पर लगने वाले ब्याज से हम बताते हैं। यानी 100 रुपए पर अगर ब्याज 10% है और 100 रुपए पर ब्याज अगर 6% है तो 100 रुपए पर जो 10% ब्याज है वो महंगी मुद्रा होगी और 100 रुपए पर जो 6% का ब्याज है वो सस्ती मुद्रा होगी। तो ऑप्शन देखेंगे, कीमत स्तर में गिरावट आएगी, कीमत स्तर से अभी तो कोई रिलेट ही नहीं किया इसने। ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, मुझे लग रहा है ये आंसर सही होगा। ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, ये गलत ऑप्शन है। आय रोजगार के स्तर से कहां हमको रिलेट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्याज की दर में कमी, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगर मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो अधिक ब्याज लिया जाएगा, है ना, क्योंकि मुद्रा पूर्ति कांस्टेंट है। अगर मुद्रा पूर्ति कांस्टेंट नहीं होता तो कंडीशन अलग हो सकती थी, लेकिन चूंकि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको अधिक लोगों को देना है तो ऑब्वियस सी बात है आप अधिक ब्याज पर अपने पैसे को आप उधार के रूप में जो है अदा करेंगे या नहीं देंगे। आई थिंक दूसरा ऑप्शन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अगली क्लास का जब वीडियो पोस्ट होगा तो उस पोस्ट के नीचे आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास में हम आपके इस डाउट को क्लियर करने के बाद ही अपने किसी अगले प्रश्न की या अपने किसी अगले टॉपिक पर बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फिलिप्स कर्व जो है वह किन के मध्य संबंध को बताता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो फिलिप्स कर्व है वो हम एक तरफ रखते हैं, एक एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे एक्सिस पर रखते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन बताने वाला एक कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया था जिसको हम लोग फिलिप्स कर्व कहते हैं। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति गलत है, ये मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी, ये तो बेरोजगारी के टाइप्स की बात ही नहीं हो रही है, हम केवल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध बताने वाले कर्व को हम लोग फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ही कथन अवस्थिति को उपयुक्त वर्णन करता है। यानी अवस्थिति को उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है। ऑप्शन पहला है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। ओके, मुद्रा के वैल्यू में दूसरी मुद्रा की तुलना में अचानक आई गिरावट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में सतत मंदी है। नहीं, यह ऑप्शन भी पर्याप्त नहीं है। अच्छा, अवस्थिति तो आपको पता है ना, मुद्रा अवस्थिति क्या है। मुद्रा अवस्थिति का मतलब था, हम लोगों ने ये कर्व जो बनाया था तो ये वाला जो स्टेज था वो क्या था, मुद्रा अवस्थिति यानी कि डिफ्लेशन। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन देखिएगा, यह माल यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। और एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मुद्रास्फीति एक निश्चित समय की अवधि में आई गिरावट है। नहीं, देखिए यहां पर ये वाला जो टर्म उन्होंने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की दर को कम करना डिफ्लेशन, यानी डिफ्लेशन मतलब अपस्फीति। और अगर ये कीमतों में गिरावट सतत रूप से जारी है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, उसी को हम लोग डिफ्लेशन या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवस्थिति कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति की दर को कम करना अवस्थिति कहलाता है, लेकिन अगर सस्टेन प्राइसेस कंटिन्यूअस गिरते जाएं तो इसे हम लोग डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को जरा फिर से ठीक से आप समझिएगा, कोई डाउट ना हो। जैसे हम लोगों ने ये जो ग्राफ बनाया था इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी थे। ये आपका था इन्फ्लेशन, और अगर इसका अपोजिट बात करें तो क्या कहा जाएगा, डिफ्लेशन। यानी कीमतों का लगातार बढ़ना इन्फ्लेशन है, तो कीमतों का लगातार वस्तुओं और सेवाओं का गिरना डिफ्लेशन है। क्लियर है बात यहां पर। हालांकि इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लेशन यहां भी है, यानी कीमतें यहां भी बढ़ रही हैं और कीमतें यहां भी तो बढ़ रही हैं, लेकिन इन दोनों ही कीमतों की बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते। ये इन्फ्लेशन है और ये रिफ्लेशन है। ये आर्थिक समृद्धि हो रही है इधर, या और इधर आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है, सुधार हो रहा है अर्थव्यवस्था में। यहां की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, यहां कीमतें अपने आप बढ़ रही हैं। यहां पर कीमतों को घटाया जा रहा है, इन्फ्लेशन की दर को कम किया जा रहा है, और यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम अपने मन से हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था की किसी समस्या के कारण ही ऐसा हो रहा है डिफ्लेशन।
तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है, ये डिसइन्फ्लेशन है, ये किया जाता है। डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के किसी विशेष कारण से होता है, रिफ्लेशन को लाने की कोशिश की जाती है। रिफ्लेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आर्थिक समृद्धि में सुधार नहीं आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो डिफ्लेशन से है, यानी कि अवस्थिति से है। यानी कि जैसे सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मूल्य वृद्धि इन्फ्लेशन है, वैसे सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो गिरावट होगी उसे हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्फीति दर में यानी मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, या आधार प्रभाव क्या है? हम लोग ने डिस्कस किया था टॉपिक, और ये बात किया था आधार प्रभाव का मतलब होता है यहां पर हम लोग बेस इफेक्ट यानी बेस ईयर इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो बेस ईयर इफेक्ट का मतलब हम लोग को पता होगा कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये पेन का कीमत 100 रुपए है, अभी 100 रुपए इसकी कीमत है, आप मुझे बताइए इसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ है पिछले साल की तुलना में? आप बता सकते हैं क्या? आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको इसकी प्रीवियस कीमत ना पता हो। तो दरअसल ये जो प्रीवियस कीमत बताने वाला जो वर्ष होता है वो आधार वर्ष यानी आधार प्रभाव कहलाता है वो। तो फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न अभाव का प्रभाव, ये आई थिंक फसलों से कोई संबंध ही नहीं है इसका। या तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। आधार वर्ष मुद्रास्फीति में आधार वर्ष का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन है इस संदर्भ में उपर्युक्त ए या बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि कोई सही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। यानी कि दरअसल आधार प्रभाव की बात करें तो ये दरअसल पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में क्या चेंजेस हुए हैं इसी प्रभाव की गणना करता है आधार प्रभाव, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, यह भी आपका 2015 में पूछा गया है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुझे लगता है कि कौन सा सही है पूछा जा रहा है, और ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति का उत्तरदायित्व हमने आपको बताया कि आरबीआई का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, वहीं पर भारत सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति तय करता है। तो आई थिंक पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि भूमिका है आरबीआई की। तीसरा ऑप्शन घटा हुआ मुद्रा परिचालन, यानी कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई घट गया है तो क्या कह रहे हैं, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक है। कैसे सहायक है जरा देख लेते हैं। मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइसेस कम होंगी, और प्राइसेस कम होने का मतलब ये तो इन्फ्लेशन में कमी ला रहा है, इसका मतलब ये तो सही लग रहा है। लेकिन डी देख लेते हैं, वो बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, नहीं, ये तो मुद्रास्फीति का कारण हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई जब ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो फिर से प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, और प्राइसेस का बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ रहा है, तो सहायक नहीं है, नियंत्रण में सहायक नहीं है, ये मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, और सी ही इस क्वेश्चन का एक्चुअल में करेक्ट आंसर है। बात करें अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकलता है। ओके, ये दरअसल पूछा जा रहा है कि जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसके लिए हाँ, इनका जो महंगाई भत्ता होता है ये दरअसल कौन इसको जो है जारी करता है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जो है इस सूचकांक को जारी करता है? तो दरअसल इस सूचकांक को जारी करने वाली मंत्रालय का नाम श्रम मंत्रालय है, और इसके अंतर्गत श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो जो संस्था है वही सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना करती है, जिसका आधार वर्ष कितना है, 2016 है, 2016 है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर, और देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी तक। तो अभी तक बात करें अगर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि सांख्यिकी कार्यालय ने अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक नई श्रेणी में अधिसूचित किया हुआ है?
यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो भारत में महंगाई की गणना का सूचकांक पहले नहीं था, पहले हमारे देश में थोक मूल्य सूचकांक पर ही गणना होती थी। इसका आपको प्रश्न लिखना है, इसका आपको आंसर लिखना है। आपको अपने आंसर को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहला, आप मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई या मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करना अनिवार्य क्यों है, इसकी एक रूपरेखा, एक संदर्भ बना लेंगे आप, या एक परिचय एक बना लेंगे आप, एक पैसेज में, छोटे से पैसेज में, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बारे में कंपैरेटिवली जो है आप एनालिसिस करते हुए आप ये बता देंगे कि सीपीआई किस प्रकार से बेहतर है हमारे देश में महंगाई की गणना करने में। तो ये आपको एक आंसर लिखना है। हम लोग जो है एक कोशिश करिएगा, WPI CPI हम लोगों ने जो पढ़ा है इस दूसरे वाले टॉपिक में, इसको कोरिलेट करते हुए, और आप कंक्लूजन में लिखिएगा इसमें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वह किस प्रकार बेहतर अर्थव्यवस्था की नीतियों को निर्धारित करने के लिए, या भारत सरकार और RBI के द्वारा नीतियों को निर्धारित करने के लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1991 के बाद से मुद्रास्फीति ने देश में गरीबी पर किस प्रकार प्रभावित किया है, गरीबी को किस प्रकार प्रभावित किया है, आपको वर्णन करना है। जैसे मुद्रास्फीति जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल इंडिविजुअली ऐसा नहीं पूछा गया कि सारे टर्म या सारे पार्ट या सारे भाग इसी से पूछे जाएं। ये कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन किसी खंड में पूछा गया है। ये इसका केवल एक ही खंड नहीं रहा है। जैसे आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति पूछा जा रहा है, लेकिन ये गरीबी से रिलेट किया गया है, यानी कि जो गरीबी है वो किस प्रकार से प्रभावित हुई है मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। चूंकि मुद्रास्फीति जितनी तेजी के साथ बढ़ी है, जो देश का सबसे निचला तबका है वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। तो आपको 1991 के बाद से गरीबी में जो बढ़ोतरी हुई है मुद्रास्फीति के कारण, आपको ये इंक्लूड करना है। क्योंकि देश में कई सारी ऐसी समितियां रही हैं, जैसे लकड़वाला समिति रही है, उन्होंने जब महंगाई की गणना करी तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बेस पर जो है इन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे। तो ये आंकड़ों को इंक्लूड करते हुए आपको इस आंसर को कंप्लीट करना है। इसके अलावा एक और प्रश्न हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद मुद्रास्फीति भारत में किसी न किसी रूप में बनी रही है, ये आपको पता है। इससे भारत में कि आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसी को बेस बनाते हुए आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और कंक्लूजन में लिखेंगे कि हमारे देश की आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रास्फीति रुकावट नहीं बल्कि सहायक के रूप में काम करता है। अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर एक सही स्टेज में है, यानी कि एक सही चरण में है। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन रहा हम लोगों का मुद्रास्फीति पर। हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक में मुद्रास्फीति में डिस्कस किया, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति कितने टाइप्स की हो सकती है, मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति के कितने चरण हैं, मुद्रास्फीति को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके इंडेक्स क्या होते हैं, WPI CPI। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फिलिप्स कर्व क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ टर्म्स जो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी टर्म्स को हम लोगों ने एक फिगर के माध्यम से डिस्कस किया। और हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जो हमारे सिविल सेवा सर्विसेज में, यानी कि स्टेट PCS और UPSC की एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो जाता है या किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे वीडियो लिंक के नीचे कमेंट में अपनी समस्या को आप लिख सकते हैं। जब अगली क्लास हमारी होगी और किसी मैं टॉपिक पर बातचीत करूंगा तो उस जो है प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस करने के बाद ही हम लोग जो है अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।